गुड मॉर्निंग साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद शैलेंद्र में। साथियों, हमारी एसएससी जीडी की जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज़ है उसमें ये हमारा 7वां लेक्चर है। इससे पहले हमारी जो है 6 क्लासें हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं। आप उन क्लासेस को जाके देख सकते हैं। यहाँ पर हम सारी जो हमारी जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है उसमें हम सारी वीडियोस में 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, क्योंकि आपके एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में जीके वाला जो पोर्शन आना है उसमें 20 क्वेश्चंस ही आना है। तो एक तरीके से आप ये प्रैक्टिस सेट समझ सकते हैं। तो हम प्रैक्टिस सेट आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, राइट। सो हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास पहला प्रश्न है कि प्राचीन समय में इनमें से कौन सा शहर प्रयाग के नाम से जाना जाता था। 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, देखिए। कन्नौज, जबलपुर, वाराणसी और इलाहाबाद, राइट। सो देखिए यहाँ पर लिखा है प्रयाग के नाम से। तो प्रयाग के नाम से एक केवल एकमात्र शहर था जिसको जाना जाता था, वो था इलाहाबाद, राइट। सो इलाहाबाद जो है वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इलाहाबाद की बात करें तो इसका जो है इलाहाबाद नाम पहले इनिशियली तो इसका नाम प्रयाग ही था, फिर बाद में इसका नाम जो है वो इलाहाबाद रखा गया। वो रखा गया था अकबर के द्वारा, ठीक है। अकबर ने इसका नाम जो है वो इलाहाबाद दिया था। इट मीन्स अल्लाह का नगर, राइट। सो फिर बाद में इसका नाम अभी प्रेजेंट में देखें तो प्रेजेंट में जो इलाहाबाद का नाम है वो प्रयागराज हो गया है। क्या हो गया है? प्रयागराज हो गया है, राइट। सो ये चीज़ें थी जो आपको समझ में आ गई होंगी। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक और चीज़ आप देख लीजिए। क्या है कि इलाहाबाद को प्रयाग के नाम से जाना जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित एक नगर है जो जिसको इलाहाबाद के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये हिंदुओं का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भी है। इसके अलावा इसका प्राचीन नाम प्रयाग था, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे त्रिवेणी संगम है। त्रिवेणी संगम कैसा? यहाँ पे देखो गंगा और यमुना, दो नदियाँ तो मिलती ही हैं, ठीक है। इसके अलावा हिंदू मान्यताएं ऐसी कुछ हैं कि माना जाता है कि यहाँ पर सरस्वती नदी जो है वो गुप्त रूप में आकर इन दोनों के साथ मिल जाती है। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर त्रिवेणी संगम बन जाता है, राइट। चलिए, तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बाण सागर बांध का नाम जो है वो इनके ऊपर रखा गया है। ऑप्शंस हैं भानुसागर, सागर सम्राट, बाण भट्ट और बाना राय, राइट। तो देखिए बाण सागर जो बांध है वो बाण भट्ट के नाम के साथ जोड़ा गया है। सो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट आंसर हो गया है। इसके अलावा अगर बाण भट्ट की बात करें तो बाण भट्ट जो है वो हर्षवर्धन के किसके हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। और इन्होंने जो है बाण भट्ट ने हर्षचरित और कादम्बरी जैसी रचनाएं जो है वो करी हैं। क्लियर है साथियों। चलिए, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा कि वर्ष 1991 की आर्थिक सुधारों के दौरान वित्त मंत्री कौन थे, राइट। सो देखिए 4 ऑप्शंस रहे आपके पास। मनमोहन सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, आर के सन्मुख चेट्टी और आर वेंकट रमन, ठीक है। तो देखिए 1991 में जब भारत में आर्थिक सुधार लागू करे गए थे, आर्थिक सुधार इट मीन्स उस टाइम पे इसको उदारीकरण बोला गया था, ठीक है। आप उदारीकरण के नाम से इसको जानते हैं। तो उदारीकरण जब भारत में लाया गया था तो उस दौरान भारत के जो वित्त मंत्री थे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। अगर इसी उदारीकरण की नीति के दौरान अगर आप बात करें किसकी, पीएम की, प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री जो थे वो थे पीबी नरसिम्हा राव। क्लियर है। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, राज तरंगिणी के लेखक कौन थे, ठीक है। 4 ऑप्शंस देख लीजिए। 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, सूरदास, शूद्रक, कल्हड़ और कल्पक, राइट। तो देखिए राज तरंगिणी के जो लेखक हैं ना वो हैं कल्हड़, ठीक है। कल्हड़ इसके लेखक हैं। और राज तरंगिणी के अंदर जो है वो साथियों कश्मीर का इतिहास, कहाँ का, कश्मीर का इतिहास जो है वो लिखा गया है। क्लियर है। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आ गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट आंसर है। क्लियर है। चलिए,
क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि लोकसभा का पूरा कार्यकाल होता है। ऑप्शन ये रहे 6 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष और 8 वर्ष। तो देखिए लोकसभा का जो भारत में अगर कार्यकाल की बात करें तो 5 वर्ष होता है। सो ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ज़्यादा डिस्कशन की यहाँ पे ज़रूरत है नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, क्षेत्रफल के अनुसार इनमें से कौन सा सबसे बड़ा महाद्वीप है। देखिए 4 ऑप्शंस रहे आपके पास, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका और यूरोप। तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से देखें तो एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। सो ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है वो राइट आंसर हो जाता है। और एशिया के अंदर लगभग 50 कंट्री आती हैं। कितनी आती हैं? 50 कंट्री जो है वो एशिया के अंदर आती हैं। और इसमें अगर सबसे बड़ी अकॉर्डिंग टू एरिया अगर आप बात करें तो सबसे बड़ी कंट्री जो है वो है आपकी रसिया। ठीक है, कौन सी है? रसिया। ठीक है, रूस। और अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन बात करें तो फिर हो जाती है कौन सी? चाइना। ठीक है, सबसे बड़ी कंट्री है। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ में आ गया है, इसका ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि किसी प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शंस देख लीजिए, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति। आपको ध्यान करिए, हमने एक अपने प्रीवियस वीडियो में एक चीज़ बताई थी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ जो इंडिया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो अनुसूची 2 के अंदर जितने भी पदों का विवरण दिया गया है उन सभी पदों की जो है वो नियुक्ति जो है वो जी कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर ये समझ में नहीं आता है तो सिंपल सी बात एक और समझिए, जितनी भी हाई लेवल की अपॉइंटमेंट्स की जाती हैं या नियुक्तियां की जाती हैं वो सब कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? एक्चुअल में राज्यपाल जो राज्य में जो होता है ना वो राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। ठीक है, तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल की नियुक्ति करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इट मींस भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की देवी माँ किसे कहा जाता है। 4 ऑप्शंस रहे आपके पास, K2, माउंट एवरेस्ट, सतपुड़ा और कंचनजंगा। ठीक है, तो देखिए माउंट एवरेस्ट को विश्व की देवी माँ कहा जाता है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है वो राइट आंसर हो गया है। इसके अलावा इसकी जो हाइट की बात करें, ये इसकी हाइट है 8,848। कहीं कहीं जो है वो 8,850 भी लिखा रहता है, 8,850 मीटर। ठीक है, सो कंफ्यूज नहीं होना है। इसके अलावा ये जो है वो नेपाल के अंदर आती है। कहाँ आती है? नेपाल के अंदर आती है। ठीक है, ये जो है वो विश्व की सबसे ऊंची चोटी भी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, अगर भारत की बात करें तो भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? K2 है। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन किसको? POK को जब हम इंक्लूड करते हैं, अगर POK को इंक्लूड नहीं करते हैं तो फिर भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाती है? भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है कंचनजंगा। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी, लेकिन वो कब होगी? जब हम POK को इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। ये 4 ऑप्शंस रहे आपके पास, मुल्ताई, रायसेन, मरूम नाला और अमरकंटक। ठीक है, सो ताप्ती नदी जो है वो मुल्ताई से निकलती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ये मुल्ताई जो आता है वो आता है बैतूल जिले के अंदर। बैतूल जिला जो कि किसके अंदर आता है? मध्य प्रदेश के अंदर आता है। ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर आता है, यहाँ से ये नदी निकलती है। ठीक है, इसके बारे में ये लिखा है, मध्य प्रदेश के बैतूल राज्य की मुल्ताई से निकलकर सतपुड़ा पर्वत के प्रक्षेपों के मध्य से पश्चिम की ओर बहती है, पूरब से पश्चिम की ओर। और महाराष्ट्र में ये महाराष्ट्र के पठार एवं सूरत के मैदानों को पार करते हुए गुजरात में ये खंबात की खाड़ी में
या आप बोल सकते हैं अरब सागर में अपना जल जाके गिरा देती है। ठीक है, तो ये मुल्ताई से ऐसे निकलती है और यहाँ आती है। इसके ऊपर यहाँ ये जो सतपुड़ा रेंज है और सतपुड़ा रेंज के ऊपर साइड जो है वो नर्मदा नदी बहती है। ठीक है, ये दोनों नदियाँ जो है वो अपनी भ्रंश घाटियों में प्रवाहित होती हैं। क्लियर है। सो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, बोरी वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है। राइट, सो 4 ऑप्शन देख लीजिए, झाबुआ, होशंगाबाद, धार और राजगढ़। ठीक है, तो बोरी वन्यजीव जो है वो होशंगाबाद के अंदर आता है। सो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 11 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, सिस्टर निवेदिता के नाम से किसे जाना जाता है। 4 ऑप्शंस रहे आपके पास, ये रहे, मार्गरेट नोबेल, सरोजनी नायडू, लेडी माउंटबेटन और एनी बेसेंट। ठीक है, सिस्टर निवेदिता जो है ना ये विवेकानंद जी की शिष्या थी। ठीक है, विवेकानंद इनकी जो कौन थी, इनकी शिष्या थी। ठीक है, इनकी शिष्या थी और इनका जो नाम है वो चेंज हो गया था। ठीक है, बाद में इनका नाम सिस्टर निवेदिता पड़ गया था, लेकिन इनका पहले जो नाम था वो मार्गरेट नोबेल था। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्लियर है। सो सिस्टर निवेदिता का जो नाम था वो था मार्गरेट नोबेल। क्लियर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। 4 ऑप्शंस रहे आपके पास, नरेंद्र मोदी, अरविंद पनगड़िया, अरविंद सुब्रमण्यम और राजीव कुमार। ठीक है, सो देखिए नीति आयोग, नीति आयोग, नीति आयोग इसका मतलब क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, ये जो है वो किसको चेंज करके बनाया गया, ये बनाया गया है योजना आयोग को चेंज करके। ठीक है, पहले योजना आयोग था लेकिन अब योजना आयोग से क्या बन गया है, नीति आयोग। ठीक है, और इसका जो अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष वो कौन होता है, वो होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। राइट, कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इट मीन्स भारत के जो प्रधानमंत्री होंगे वो वही नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। तो वर्तमान दृष्टिकोण से भारत के प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी। सो श्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए, तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि ऑस्कर जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। देखिए 4 ऑप्शन हैं आपके पास, ए आर रहमान, आमिर खान, सत्यजीत रे और भानु अथैया। ठीक है, सो यहाँ पर ऑस्कर जीतने वाले पहले भारतीय जो हैं वो भानु अथैया जी हैं। भानु अथैया जी ने पहली बार भारत के लिए और पहला ऑस्कर भारत के लिए इन्होंने जीता था। ये जो है ना ये कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर है। ठीक है, कौन है, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर है। ठीक है, भानु थैया जी जो है वो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर है। राइट, सो भारत के ऑस्कर जीतने वाले पहले भारतीय कौन है, भानु थैया जी, जो कि कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर है। क्लियर है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 14 हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यहाँ स्थित है। 4 ऑप्शंस रहे आपके पास, कोलकाता, मुंबई, पुणे और देहरादून। ठीक है, तो राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी जिसे हम एनडीए के नाम से जानते हैं, इट मीन्स नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो कि पुणे के अंदर आती है। पुणे में एक जगह पड़ती है खड़गवासला। ठीक है, तो खड़गवासला में एनडीए है और एनडीए में जो है वो आर्मी, नेवी और आप बोल सकते हैं एयरफोर्स। ठीक है, एयरफोर्स, इन तीनों के ऑफिसर्स को ट्रेंड किया जाता है। राइट, सो यहाँ पर एनडीए जो है वो कहाँ पर है, एनडीए एकेडमी कहाँ है, पुणे के अंदर है। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्लियर है, तो आप याद रख सकते हैं राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, अकादमी इट मीन्स नेशनल डिफेंस एकेडमी जो है वो कहाँ पर है, पुणे के अंदर है। लेकिन पुणे में कहाँ है, खड़गवासला में। क्लियर, यहाँ पर क्या होता है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जो ऑफिसर्स होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है। क्लियर, या उनको ऑफिसर्स बनाया जाता है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि प्राचीन संगीत कला का विद्वान सदैव किसे कहा जाता है। चलिए, तो ऑप्शंस हैं आपके पास, तानसेन, तुलसीदास, कुमार व्यास और कबीर। देखिए यहाँ पर ये की पॉइंट है इसका, ये की पॉइंट पढ़िए, संगीत कला। तो संगीत कला का विद्वान यहाँ पर कौन है, तानसेन जी हैं। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। तानसेन को संगीत कला का विद्वान जो है वो कहा जाता है। क्लियर है। ये जो है ना तानसेन जो है वो अकबर के नवरत्नों में शामिल थे, अकबर के नवरत्नों में शामिल थे।
ठीक है। चलिए, इनकी काफ़ी सारी राग भी हैं जो कभी हम डिस्कस करेंगे, अभी तो छोड़ दीजिए इसको। जब हम मेडाइवल हिस्ट्री पढ़ेंगे, अकबर को पढ़ेंगे, वहाँ पर हम तानसेन की लिखी हुई राग भी डिस्कस करेंगे। क्लियर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, किसने अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम और रघुवंशम जैसे ग्रंथ लिखे थे? चार ऑप्शंस रहे आपके पास, कालिदास, तुलसीदास, कुमार व्यास और कबीर। ठीक है। सो यहाँ पर देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम, रघुवंशम और ये जितने भी ग्रंथ लिखे हुए हैं वो किसने लिखे हैं? कालिदास जी ने लिखे हैं। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो राइट आंसर हो गया है। इसके अलावा इन्होंने एक और बुक लिखी है, ये बुक लिखी है, इसके अलावा इन्होंने माल विकाग्नि मित्रम लिखी है, माल विकाग्नि मित्रम। ठीक है, इन्होंने ये बुक भी लिखी है। ये जो ना चंद्रगुप्त गुप्त राजा थे ना, जिनका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय, इन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं हम, विक्रमादित्य। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के ये कौन थे? दरबारी थे। ठीक है, इनके दरबार में जो नवरत्न रहते थे उनमें कालिदास भी शामिल थे। उन्होंने काफ़ी सारी ग्रंथों की रचना करी है। इसमें मालविकाग्नि मित्र में तो शुंग वंश के राजा जो हैं वो अग्निमित्र जो है वो उनको एक नायक की भूमिका बताई गई है मालविकाग्निमित्रम में। हालांकि मालविकाग्निमित्रम लिखी गुप्त काल के दौरान गई है, लेकिन इसमें जो इतिहास बताया गया है वो शुंगों का बताया गया है। ठीक है, और शुंगों में भी अग्निमित्र जो राजा थे उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, मालविकाग्निमित्रम के बारे में हमने डिस्कशन किया हुआ है अपनी एंशियंट हिस्ट्री की सीरीज में, जब हमने शुंग वंश पढ़ाया है तो वहाँ पर हमने मालविकाग्निमित्रम के बारे में डिस्कस किया है। तो आप जाइए उसको देख सकते हैं, इसकी लिंक जो है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, आपको एंशियंट हिस्ट्री की पूरी जो हमारी प्लेलिस्ट है उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप वहाँ से जाकर हमारी वीडियो को देख सकते हैं। क्लियर साथियों? तो देखिए, आपको सारी चीज़ें हमने आपको प्रोवाइड करवाएंगे, लेकिन आपको सपोर्ट बनाए रखना होगा। ठीक है, आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाते हैं, इसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा आप हमारे चैनल पर नए होते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। क्लियर है? जितना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे हम, उतना ज़्यादा आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? चार ऑप्शंस रहे आपके पास, 5 सितंबर, 14 नवंबर, 3 मार्च और 24 जनवरी। ठीक है, तो यहाँ पर 24 जनवरी को जो है वो बालिका दिवस मनाया जाता है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। 14 नवंबर की बात करें तो 14 नवंबर को तो बोल सकते हैं आप बाल दिवस मनाया जाता है बच्चों के लिए, है ना? बच्चों का जो बाल दिवस है वो मनाया जाता है। इसके अलावा 5 सितंबर को आप जानते हैं टीचर्स डे मनाया जाता है, टीचर्स डे, शिक्षक दिवस जिसे हम बोलते हैं, शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, सो ये था, और 24 जनवरी को हम राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। ठीक है, चलिए, और 25 जनवरी को आप जानते हैं 25 जनवरी को क्या मनाता है? मतदाता दिवस मनाया जाता है, मतदाता दिवस। ठीक है, अगर आप 15 जनवरी की बात करें तो 15 जनवरी को आप थल सेना डे मनाते हैं, थल सेना दिवस। ठीक है, तो ये दिवस वाले क्वेश्चंस आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न, एक प्रश्न तो आपके एग्जाम में 100% बन जाता है। क्लियर है? चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? चलिए, तो ऑप्शन ये रहे आपके पास, पतंजलि शास्त्री, हरिलाल जेकानिया, एम हिदायतुल्ला और बी के मुखर्जी। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो हरिलाल जेकानिया जी भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश होते हैं। एम हिदायतुल्ला की बात करें तो एम हिदायतुल्ला एमपी के एमपी के पहले मुख्य न्यायाधीश हैं, पहले मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, और एम हिदायतुल्ला ऐसे मुख्य न्यायाधीश होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ये काम करते हैं एज अ सीजीआई। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ये सीजीआई काम करते हैं, लेकिन ये पहले और लास्ट ऐसे वो रहेंगे मुख्य न्यायाधीश सीजीआई, एज अ सीजीआई। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर ये पहले ऐसे व्यक्ति होंगे जो जिन्हें राष्ट्रपति बनने का भी सौभाग्य मिलेगा, जिन्हें प्रेसिडेंट जो है वो बनने का सौभाग्य मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 है कि उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? चार ऑप्शंस रहे आपके पास, हाजीपुर, कोलकाता, जबलपुर और गोरखपुर। ठीक है, तो उत्तर पूर्वी रेलवे का जो मुख्यालय है वो गोरखपुर होगा। ठीक है, कहाँ पर होगा साथियों? गोरखपुर होगा। ठीक है,
तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 आपको समझ में आ गया है। ये रहा उत्तर पूर्वी, ठीक है, गोरखपुर राइट, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, गोरखपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि वंदे मातरम इनके द्वारा लिखा गया था, वंदे मातरम इनके द्वारा लिखा गया था। चार ऑप्शंस देख लीजिए, चार ऑप्शंस रहे रविन्द्रनाथ टैगोर, एच एन चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चटर्जी और अरविंदो, ठीक है। देखिए वंदे मातरम जो लिखा गया है वो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्लियर है। तो ये हमारे कुछ 20 क्वेश्चंस थे, जो उम्मीद करते हैं आपने सारे के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया और अपना जो स्कोर है वो अपनी इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा। क्लियर। और अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं वो भी अपनी वीडियो की कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। क्लियर है। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, वीडियो को शेयर करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।